दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे अलग अलग नस्ल के कुत्ते कैसे बने। कोई बहुत छोटा है तो कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत तेज दौड़ता है तो कोई घर की रखवाली करता है। क्या ये सब प्रकृति ने बनाया है या इंसान ने बनाया है? आज का यह सवाल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे सिर्फ 2 मिनट में हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। प्रश्न यह है, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी है कृत्रिम चयन, ऑप्शन सी है यौन चयन और ऑप्शन डी है कार्य चयन। पहले ये समझते हैं कि प्राकृतिक चयन क्या होता है। प्राकृतिक चयन में प्रकृति स्वयं तय करती है कि कौन सा जीव जीवित रहेगा, लेकिन पालतू कुत्तों की नस्लों में ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ मनुष्य ने अपनी पसंद के अनुसार कुत्तों का चयन किया है। जैसे अगर किसी किसान को खेत की रखवाली करने के लिए कुत्ता चाहिए था तो उसने उसी प्रकार के कुत्ते का प्रजनन कराया। किसी को तेज़ दौड़ने वाला कुत्ता चाहिए था तो उसने तेज़ दौड़ने वाले कुत्ते का चयन किया। किसी को छोटा और सुंदर पालतू कुत्ता चाहिए था तो उसने उसी प्रकार के कुत्तों का प्रजनन कराया। यानी चयन प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसान ने किया है। इसी प्रक्रिया को कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि अगर प्रकृति चुने तो उसे प्राकृतिक चयन कहते हैं और अगर मनुष्य चुने तो उसे कृत्रिम चयन कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृत्रिम चयन यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। दोस्तों, याद रखिए कि जिस चयन में मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवों का चयन कर नई नस्लें विकसित करता है उसे कृत्रिम चयन कहते हैं। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि गाय की अलग अलग नस्लें और कबूतर की अलग अलग नस्लें किस प्रकार की चयन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक चयन और ऑप्शन बी है कृत्रिम चयन। अपना उत्तर अभी कमेंट करें। दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। कुत्ते का आगे वाला पैर, व्हेल का फ्लिपर और चमगादड़ का पंख, क्या ये तीनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? अगर ये तीनों अलग अलग हैं तो एनसीईआरटी ने इसे एक ही श्रेणी में क्यों रखा है? आज हम सिर्फ 2 मिनट में यह कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, व्हेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए है। ये किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है संवृत्ति अंग, ऑप्शन बी है समजात अंग, ऑप्शन सी है अविकसित अंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सबसे पहले इन तीनों को ध्यान से देखिए। कुत्ता अपने आगे के पैर से चलता है, व्हेल उसी प्रकार के अग्रपाद से पानी में तैरती है, चमगादड़ उसी अग्रपाद से उड़ता है। अब बड़ा सवाल ये है कि काम अलग अलग है, फिर भी इसका उत्तर समजात अंग होगा। क्यों? क्योंकि इनके अग्रपाद की अंदरूनी हड्डियों की बनावट जो है लगभग एक जैसी होती है। यानी इसकी मूल संरचना एक जैसी है लेकिन कार्य अलग अलग है। इसी को समजात अंग कहते हैं। समजात अंग में क्या होगा, उसकी जो मूल संरचना होगी वो एक जैसी होगी और उसका कार्य जो है अलग अलग होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समजात अंग। आपको याद रखना है कि अगर संरचना समान है और कार्य अलग अलग है तो समजात अंग होगा। अगर कार्य समान है और संरचना अलग अलग है तो वो संवृत्ति अंग होगा। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप इससे भी याद रख सकते हैं। स्ट्रक्चर सेम तो समजात अंग, फंक्शन सेम तो संवृत्ति अंग। अब आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइए कि तितली का पंख और चमगादड़ का पंख किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है समजात अंग और ऑप्शन बी है संवृत्ति अंग। अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तीसरा प्रश्न हल करने से पहले एक मज़ेदार सवाल है कि क्या चमगादड़ के पंख और तितली के पंख एक जैसे होते हैं? और दूसरा सवाल है कि चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर में क्या संबंध है? यही सवाल जो है बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसे सिर्फ 2 मिनट में हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संवृत्ति संरचनाएं हैं? ऑप्शन ए है चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, ऑप्शन बी है प्राण के गिल और मछली के गलफड़े, ऑप्शन सी है कुकुरबिटा के कांटे और लौकी के तंतु और ऑप्शन डी है चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि संवृत्ति अंग क्या होता है। तो संवृत्ति अंग वे होता है जिनका कार्य समान होता है लेकिन उनकी आंतरिक संरचना और उत्पत्ति जो है अलग अलग होती है।
तो सबसे पहला ऑप्शन को देखते हैं। हमको दिया है चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। तो चमगादड़ का पंख और तितली के पंख दोनों का काम है उड़ना, लेकिन चमगादड़ का पंख हड्डियों से बना होता है और तितली का पंख झिल्ली से बना होता है। यानी दोनों का कार्य जो है समान है, लेकिन संरचना जो है अलग अलग है, इसलिए ये जो है संवृत्ति अंग होगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो सकता है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्राण के गिल और मछली के गलफड़े। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राण का जो गिल है और मछली का जो गलफड़ा है, दोनों का काम श्वसन में होता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति जो है अलग अलग मानी जाती है। लेकिन परीक्षा में मुख्य सही उत्तर के रूप में ऑप्शन ए को माना जाता है। इसी प्रकार ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है कुकुरबिटा के कांटे और लौकी के तंतु। अब इसमें देखते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति जो है समान होती है, लेकिन इनका कार्य जो है अलग अलग होता है। इसलिए ये जो है अगर उत्पत्ति समान है और कार्य अलग अलग है तो ये समजात अंग के अंतर्गत आएगा। तो ये ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। देखते हैं ऑप्शन डी में दिया हुआ है चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। अगर दोनों को देखें तो दोनों की हड्डियों की बनावट जो है लगभग समान होती है, लेकिन दोनों का कार्य जो है अलग अलग होता है, इसलिए ये भी समजात अंग के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर फंक्शन सेम होता है तो उसको समवृत्ति अंग कहते हैं, और अगर स्ट्रक्चर सेम होता है तो उसको समजात अंग कहते हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि चमगादड़ का पंख और घोड़े का पैर किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है समजात अंग और ऑप्शन बी है समवृत्ति अंग। आप अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर परीक्षा में पूछा जाए कि डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो क्या आप सही उत्तर दे पाएंगे? बहुत से बच्चे यहाँ कोशिका सिद्धांत या मेंडल के नियम में फंस जाते हैं। आज सिर्फ 2 मिनट में यह सवाल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए है अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से। ऑप्शन बी है कोशिका सिद्धांत से। ऑप्शन सी है मेंडल के वंशागति के नियम से। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि चार्ल्स डार्विन कौन थे। डार्विन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने HMS बीगल नामक जहाज़ से लगभग 5 वर्षों तक कई देशों की यात्रा की। यात्रा के दौरान उसने अलग अलग द्वीपों के पौधे, पक्षियों, जानवरों और जीवाश्मों का बहुत ध्यान से अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि हर स्थानों के जीव थोड़े थोड़े अलग हैं। वातावरण बदलने पर जीवों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इन्हीं अवलोकनों के आधार पर उन्होंने प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। अगर बाकी विकल्पों में देखें तो ऑप्शन बी को देखते हैं। इसमें दिया है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इसका डार्विन के सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद ऑप्शन सी में देखते हैं मेंडल के वंशागति के नियम। जब डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था तब उन्हें मेंडल के शोध की जानकारी नहीं थी, इसलिए डार्विन का सिद्धांत मेंडल के नियमों पर आधारित नहीं था। इसके बाद दिया है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। दोस्तों इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से। हमको इसको कैसे याद रखना है? डार्विन ने क्या किया? यात्रा किया, अवलोकन किया, फिर अपना सिद्धांत दिया। मेंडल ने क्या किया है? वंशागति का नियम दिया है। स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया है? कोशिका का सिद्धांत दिया है। बस इतना अगर याद रहेगा तो यह प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि चार्ल्स डार्विन किस जहाज़ से अपनी प्रसिद्ध यात्रा पर निकले थे। अगर यह क्लास उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और CG बोर्ड सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।